नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर हमारा कार्यक्रम है क्या क्या याद करूं। मैं अपने मित्रों से क्षमा चाहता हूं कि हम ठीक 7 बजे ये कार्यक्रम किसी कारणवश हम आरंभ नहीं कर पाए। थोड़ी सी तकनीकी समस्या शुरू में आ रही थी, अब उसको हल कर दिया गया है क्योंकि मेरा संपर्क मुंबई में कमल शर्मा जी के साथ नहीं हो पा रहा था। तो मैं अब सबसे पहले आज के जो मेरे अतिथि हैं बात करूं, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और कवि श्री कमल शर्मा मुंबई से। सबसे पहले मैं उनको यहाँ पर इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। थोड़ी सी देर हो गई, विलंब हो गया, लेकिन क्या करें, तकनीकी मसले हैं, इनको हम इस तरह जब आसानी से अब हल कर देते हैं, क्योंकि हम रेडियो से हैं, हम जानते हैं, थोड़ा बहुत समय लग गया, क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले मैं कमल जी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ मुंबई से। श्री कमल शर्मा, नमस्कार। नमस्कार कमल जी, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक हूँ मैं। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से, इस मंच से जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। थोड़ी सी शुरू में तकनीकी दिक्कत आ गई जी मेरे पास। जी अब क्या क्या बताऊं कमल जी, इस बीच में मेरे पास कई फोन भी आ गए थे लखनऊ से जी और जी कई जगह से कि जी वो आपके कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपके दर्शन जी करना जी चाह रहे थे। तो इस जी बीच जी में अब मैं बता दूं आपको, अंजू खरबंदा जी, प्रतिभा जैन जी, सुवर्ण जी रावत जी, ये हमारे साथ जुड़ जी गए हैं आज के इस कार्यक्रम में। जी और सबसे पहले जी मैं अपने मित्रों को आपके बारे में थोड़ा बहुत परिचय देना चाहूंगा। शेष तो मैं जी आपसे ही निवेदन करूंगा, क्योंकि इसका नाम है क्या क्या याद करूं। आपको अपने पूरे जी जीवन की जो आपकी गतिविधियां रही हैं, आपकी जीवन जी शैली जो रही है और आपका जी कार्य जो रहा है विशेष रूप से, उसके बारे जी में जी हम आपसे ही जानेंगे। तो मैं अपने मित्रों को अभी, रंजीत सिंह आफ्ताब जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लगातार मित्र जी जुड़ते जा रहे हैं। तो जी मैं अपने मित्रों को आपका संक्षिप्त सा पहले परिचय दूंगा, शेष तो आपसे ही जी पूछूंगा। 1983 से आकाशवाणी रायपुर से आपने अपनी सेवाएं आरंभ की हैं और जी फिर 1992 में आप विविध भारती मुंबई, वहां से आपने मतलब कार्य शुरू किया है। उसके बाद जी जी और कुछ बहुत कुछ पूछना है आपके बारे, लेकिन आप कवि भी हैं साथ में, जी और जी साथ साथ में आपकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। अभी मैं उनको यहाँ पर अपने मित्रों के समक्ष उनको साझा नहीं करना चाहूंगा, वो तो मैं आपसे ही जी पूछना चाहूंगा। लेकिन जी मुख्य जी रूप से मैं, जो मित्र आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आपके नाम से, कमल शर्मा के नाम से, कौन आपकी आवाज से, आपकी आवाज का जो जी अंदाज है, अदा है, उनसे कौन परिचित नहीं है। जी तो जी करुणा शंकर बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। जी नमस्कार। जी और भाई कमल शर्मा जी, आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली है। आपके सामने आकाशवाणी रायपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र किया है, तत्कालीन जी मध्य जी प्रदेश जी वगैरह वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उन्होंने इस बारे में टिप्पणी की है, बाद में आप देख सकते हैं। तो कमल जी, हाँ, जी सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में याद करिए ना। बताइए कहाँ से आपने अपने जीवन का सफर शुरू किया है। देखिए, नाम से तो बहुत से लोग जैसे शायद सुन के उनको अंदाजा ना हो पाए। मेरी पैदाइश पंजाब की है। एक गांव है चेहड़ू, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। मेरे ख्याल से फगवाड़ा तहसील है। तो फादर की जो नौकरी थी, पिता की मेरे, वो खाना बदोश जैसी थी। वो केंद्रीय सरकार की नौकरी में थे और हर 2-3 साल के बाद शहर बदल जाता था। लेकिन मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मलकानगिरी, उड़ीसा में एक जगह है जो आजकल नक्सलाइट्स के लिए बड़ा हार्ड कोर सेंटर उस तरह का माना जाता है अपनी गतिविधियों के लिए। वहां मेरा बचपन बीता। यवतमाल में बचपन बीता, यवतमाल में स्कूल की पढ़ाई हुई और फिर कॉलेज की और मिडिल स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी वो सब रायपुर में हुई। दूसरी की पढ़ाई और 9वीं की पढ़ाई दिल्ली में हुई। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में शहर शहर जिंदगी के बहुत सारे हिस्से बीते, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो रायपुर में बीता, इसलिए रायपुर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। वहीं से चूंकि मेरे करियर की भी शुरुआत हुई, तो वो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपके खून में बहता है एक शहर, वैसी वाली बात है।
क्या बात है, क्या बात है! ये तो आपने अपने जीवन के बारे में लेकिन कैसे आप ने ये उस समय फैसला ले लिया कि आप आकाशवाणी में ही आएँगे? क्या इसके लिए कुछ विशेष बैकग्राउंड रहा आपका, आपके परिवार में या किसी से प्रेरणा मिली आपको? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी माँ बहुत विदुषी थीं और बीबीसी से मुझे याद है कि उनके पत्र जो हैं लगातार प्रसारित होते थे। उनकी टिप्पणियाँ जो राजनीतिक टिप्पणियाँ जो हुआ करती थी, वो हम लोग सुनते थे और बीबीसी से लगातार तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ें घर आती थी, तो हम लोग बड़े रोमांचित हुआ करते थे। और रेडियो उस समय रेडियो एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम था और घर के सदस्य की तरह था। मैं और मेरा छोटा भाई, उसको बहुत पसंद था। हमारे घर में पहली बार बुश का ट्रांजिस्टर आया था, वो भी मल्कानगिरी में, क्योंकि मुझे याद है कि जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो माँ को वो आँखों देखा हाल सुनना था, तो हम कहीं दूसरे से वो कुछ रेडियो माँग के लाए थे। उसके बाद में फिर घर में रेडियो सेट आया, वो एक 6 बैंड का ट्रांजिस्टर था बुश का। और बड़ी बहनें उसको छूने नहीं देती थी। उन दिनों सिलोन बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, विविध भारती उर्दू सर्विस और बीबीसी, घर में इसका प्रसारण नियमित रूप से वॉइस ऑफ अमेरिका का सुना जाता था। तो वो जो आवाज़ें हम सुनते थे, उन आवाज़ों को सुनते हुए हम बड़े हुए। हम जब नींद में हैं तो भी वो आवाज़ें कहीं-कहीं नींदी सी हालत में वो आवाज़ें हमको आ रही हैं। सुबह हम रज़ाई में दुबके हुए हैं तो वो आवाज़ें चल रही हैं। तो अ, एक अलग तरह का स्वप्न लोक रेडियो हमारे लिए हमेशा बनता रहा, तैयार करता रहा। वो संगीत जो आता था, जो उसके प्रस्तोता होते थे, उनकी आवाज़ें बड़ी फ़ैसिनेट करती थी। तो मेरा संयोग से रेडियो स्टेशन जाना हुआ आकाशवाणी रायपुर में। मेरे एक मित्र हैं, जयंत देशमुख, इस वक़्त बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं फ़िल्मों के। तो मुझे याद है कि एक नाटक था जेब कतरा। वो नाटक जो था उसके लिए हम गए। उन दिनों मंडलोई जी वहाँ पर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे आकाशवाणी। उन्हें वही उस नाटक को डायरेक्ट करने वाले थे और मैं उसका पार्ट बनने वाला था। वो नाटक रिकॉर्ड हो गया, फिर पता नहीं किस वजह से वो प्रसारित नहीं हुआ, लेकिन वहाँ एक सज्जन थे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, हरेंद्र कोटिया साहब। मैंने उनसे कहा कि भई मुझे रेडियो में आना है। क्योंकि हम बहुत सारी आवाज़ें जो सुनते थे तो मुझे लगता था कि भई इसमें ग्लैमर भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, रोमांच भी होता था। तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें आना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच मेरा तो नहीं हुआ, मेरी छोटी बहन ने कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में जाना शुरू कर दिया। फिर एक संयोग हुआ ऐसा कि हमारे टीम में, नाटक की टीम में सुरेश पांडे हमारे एक मित्र हुआ करते थे। वो जब इंचार्ज बने तो मैंने ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में मैंने बहुत अच्छे से वो दिया, तो लोग बड़े इम्प्रेस हुए और फिर मुझे युवाणी में कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में आने का मौका मिला। फिर वहीं एक पोस्ट निकली कॉम्पियर और उसकी अनाउंसर की। तो मैं उसमें मुझे याद है शायद 600 कुछ कैंडिडेट थे और मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई पहचान नहीं। उसके 1 दिन पहले हम लोग कोरबा गए थे एक नाटक करने, अमरू का कुर्ता। क्या बात और है! करके आए सुबह। तो कोई तैयारी-वैयारी नहीं थी और क्योंकि मैं वैसे भी सिविल सर्विस की कुछ तैयारी कर रहा था, तो वो काम आ गई तैयारी और वो जब हुआ तो फिर मेरिट में सिलेक्शन हुआ। 7 महीने बाद मुझे पता चला रिज़ल्ट का और फिर बाकी तो ये हिस्ट्री है, आप सब जानते हैं। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई और युवाणी कार्यक्रम जो था रायपुर का, हमारा ये कार्यक्रम जो था वो उसको उसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो लोग उसकी तुलना बीबीसी के कार्यक्रमों से करते थे। उस समय उन दिनों आकाशवाणी रायपुर में राजीव शुक्ल हुआ करते थे, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी, तेजिंदर सिंह गगन, तो ये तमाम लोग थे और तो चोपड़ा जी जो थे उनके साथ मुझे लंबा समय तक काम करने का मौका मिला। मंडलोई साहब जा चुके थे, लेकिन हम लोगों ने जो उनकी विरासत थी उसको और आगे बढ़ाया और बहुत नए-नए कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए, तो लोग जो युवाणी कार्यक्रम था उसको बहुत पसंद करते थे। तो एक तो क्या है कि उससे मुझे ये हुआ कि मैं ये चाहता था कि मैं सिर्फ अनाउंसर ना बनूं, मैं कंप्लीट ब्रॉडकास्टर बनूं। तो मैंने एडिटिंग सीखी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे एक सिलसिला शुरू होता है, प्रोग्राम डिजाइन किए और फिर लेकिन मेरी पसंदीदा विधा रही रेडियो रूपक। मुझे रेडियो रूपक बहुत पसंद आया। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, धारावाहिक बहुत प्रस्तुत किया और मैं आपको बता दूं कि
महाभारत से भी पहले जो ये जो समय का जो कॉन्सेप्ट था, इसको वो मैं यूज कर चुका था। मैं समय यात्री के नाम से एक कार्यक्रम करता था, जो सभ्यता के इतिहास की कहानी थी। तो एक समययान था, समय यात्री है, वो लेके जाता है शताब्दियां पीछे, कभी शताब्दियां आगे लेके जाता है। तो वो, तो इस तरह से रेडियो, मुझे लगा कि इसने मुझे बहुत ज्यादा इनोवेटिव बना। तो मेरी सारी जो कुछ भी लेखन था वो ज्यादातर तो रेडियो के लिए ही हुआ है। जी तो नहीं, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जी देखिए आपने अब उस जमाने में, उस युग में, उस समय में आकाशवाणी में अपना कदम रखा है, जब वो बिल्कुल जी, जिसको कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा पर था। उसके जो बिल्कुल सही ब्रॉडकास्टिंग बात के है। अपने 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 क्या कहते हैं कि एक एक उसका एक मतलब वो बना हुआ था, एक एक गुणवत्ता थी कार्यक्रमों की उस समय इसमें कोई संदेह आकाशवाणी, नहीं। उसके उस वक्त कार्यक्रमों के लिए लोग इंतजार करते थे। और बिल्कुल सही। कमल कमल जी, सबसे बड़ी बात ये थी, जो अलग अलग आकाशवाणी केंद्र थे, उनके जो अपने अपने जी, लोकल प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उन्होंने अपनी साख बनाई थी। और लोग बिल्कुल उन सही। जो लोकल लोकल डायलेक्ट्स में या लोकल भाषाओं में, जो उनके जो उस केंद्र की अपनी प्रिंसिपल लैंग्वेज हुआ करती थी, उनमें जो कुछ विशेष कार्यक्रम होते थे, तो लोग जो खास करके मॉर्निंग में कार्यक्रम आते थे, उनके लिए लोग इंतजार करते रहते थे। और अलग अलग जो स्टॉक कैरेक्टर्स हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने अपने जी, कार्यक्रम में अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी। तो रायपुर ओ, में आपका इस प्रकार का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में ओ, जो मित्र आपको नहीं जानते वो उनके लिए आप बता दीजिए। जी, 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 जी। उपेंद्र भाई साहब, आपने बहुत सही बात कही। और हम लोगों ने ना रेडियो में पहली बात तो नौकरी नहीं की, हमने ना इबादत की नौकरी। वो मतलब रेडियो की इबादत की। तो इबादत थी तो ऐसा था कि कभी हमने ये नहीं सोचा कि ना काम क्या कितने घंटे का होता है, क्योंकि अमूमन दफ्तरों में ये होता है कि लोग घड़ी देखते हैं, उनको भूख लगने लगती है। लंच का टाइम होता है तभी उनको भूख लगती है। घड़ी देख के उनको याद आता है कि अरे मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे घर जाना है। लेकिन हमारे लिए घड़ी कभी वो बहुत बड़ी बाधा नहीं रही, और हम घड़ी देखते ही नहीं थे। तो शुरू के 7-8 साल तो ऐसा था, जब तक मैं आकाशवाणी रायपुर में रहा, मुझे पता नहीं था कि कितनी कैजुअल लीव मिलती है, क्या छुट्टियां। क्योंकि हम वो आलू थे जिसको हर सब्जी में इस्तेमाल होना है। तो मैं अनाउंसमेंट ड्यूटी भी करता था, कॉम्पेयरिंग भी करता था, श्रमिक जगत में भी बैठ रहा हूँ, बच्चों के प्रोग्राम में बैठ रहा हूँ, और चौपाल में भी बैठ रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ। और तो ये था, और मैं प्रोग्राम डिजाइन भी कर रहा था, क्वार्टरली शेड्यूल बनाना, रिकॉर्डिंग करना, बुकिंग करना, जाने दुनिया भर के काम। तो मुझे ये सारे काम आ गए। अच्छा, चूंकि मैं सीखना चाहता था, कंप्लीट ब्रॉडकास्टर बनना चाहता था, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी काम, कोई कहता था कमल संभाले ना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, ट्रांसमिशन कर लोगे? हाँ जी, हाँ कर लेंगे। तो दोपहर का ट्रांसमिशन, रात का ट्रांसमिशन, और उसके बाद में युवाणी कॉम्पेयरिंग। तो ये इतना बाद में कई बार ये होता था कि घर में हमारी जो धर्मपत्नी, उनको भी लगता था कि भाई शादी हमसे हुई है, ये रेडियो से हुई है। क्योंकि सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक मैं रेडियो स्टेशन पे रहता था। तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया जाता है। जैसे आपने बताया कि एक स्टॉक कैरेक्टर भी होते हैं। अच्छा, हम खुद भी, मुझे याद है श्रमिक जगत में कार्यक्रम होता था, बस्ती। तो चोपड़ा जी उसमें वो मुझसे बड़े थे, लेकिन वो बबुआ बनते थे और मैं चचा बनता था। तो हम लोग जो है हाँ, श्रमिकों की उनके जागरण के लिए, सुरक्षा को लेकर के, और जो आते होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, कभी इस तरह की जो बुरी आदतें, सामाजिक बुराइयों को लेकर के जो एक अवेयरनेस होती है, तो हम कैरेक्टर बनते थे। और तो युवाणी जब कर रहे हैं तो युवाणी में अंदाज अलग होता था, उसमें बिल्कुल यूथ स्पिरिट होती थी। जब श्रमिक जगत कर रहे हैं तो जैसे हम उसमें बुजुर्ग बन जाते थे, तो कोई जज नहीं कर पा रहा है। और कभी कभी फिर ड्रामा भी कर रहे हैं। और जब लाइव प्रेजेंटेशन होता था तब कुछ अलग जलवा होता था। तो कुल मिला के ये है कि हमने अपनी नौकरी को बड़ा एंजॉय किया है। और मुझे लगता है कि जब आप खुद किसी चीज को एंजॉय कर पाते हैं, तभी दूसरों को भी उसका आनंद दे पाते हैं, दूसरे भी उसका आनंद उठा पाते हैं। तो पहले तो हमने जो कोई डिश बनाई है, पहले तो वो हमें खुद अच्छी लगनी चाहिए, तभी दूसरे को चखाएंगे तो वो उसका आनंद उठा पाएंगे। मेरा ये मानना है। डॉक्टर जी डॉक्टर प्रतिभा जैन जी का आपके लिए बहुत अच्छा जी एक कमेंट आया है, ऑल जी। राउंडर। तो अब ये देखिए, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको मानिए,
और अमरेंदु शेखर जी 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 कह रहे हैं गजब का समर्पण। बात सही है। जी जो हमारे जी जो जी रियल ब्रॉडकास्टर्स रहे हैं आकाशवाणी में, जी आपने एक बात जी बहुत जी अच्छी कही थी कि हम घड़ी नहीं देखते थे। यानी हमारे जी लिए जी जो घड़ी है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता था। लेकिन हमारे लिए वो जिसको कहते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं था कि अभी 5 बजने बिल्कुल वाले हैं तो हमें ऑफिस छोड़ना है, हमें घर नहीं पहुंचना है। नहीं जी वो कल्पना ही नहीं होती थी। तो हाँ, वो जो कमल जी उस समय जो आपने 1983 में आकाशवाणी में प्रवेश किया है, मैंने भी 1983 में ही आकाशवाणी में आया हूं। तो जी जी वो जी जी दिन और जिस दिन आकाशवाणी से मैं मुक्त हो गए हूं, वहां से रिटायर हो गए हूं, सही मायने में कि बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि सही सही समर्पण भाव से हम काम करें। और आकाशवाणी का जो मुख्य उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो जी सही जी मायने में उसको चरितार्थ करना था। अब ये क्या सही है स्थितियां हैं उस पर हम बातचीत बाद में करेंगे। लेकिन अब मैं जी आपके जी जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी आपकी जो पुरानी यादें हैं, वो जी बहुत सारी यादें ताज़ा करनी है। और बहुत सारे मित्र जो सुन रहे हैं आपको, बहुत आनंद ले रहे जी हैं। और आपके एक विशेष कमेंट आया था पहले भी, रमेश मरहट्टा जी जी का। वो आपके जी 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 इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करते थे, तो उन्होंने कहा कि कमल जी तो हमारे लिए बहुत अच्छे प्रतिभाशाली कैरेक्टर रहे हैं, कलाकार रहे हैं आकाशवाणी के। जी जी और जी कमल जी तो वाकई कमाल है आकाशवाणी के लिए। ये मैं आपके लिए मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। जी जी जी, अच्छा, क्या कुछ ऐसी बात ये हमारे रमेश जी पर भी लागू होती है, क्योंकि रमेश जी अपने उस इलाके के एक तरह से ऐसे हीरो हैं, क्योंकि मैं उनकी फैन फॉलोइंग जानता हूँ और जी बहुत जी जी बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर है वो। तो उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि ये उनकी विनम्रता है कि वो ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। लेकिन मेरा मानना है भाई साहब के हमारे जैसे जो ब्रॉडकास्टर जिन्होंने मैं जिस स्कूल से आया, उस स्कूल के जो हमारे टीचर्स थे वो खुद बहुत समर्पित लोग थे। तो उन्होंने न केवल हमें कार्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कौन से शब्द नहीं आने चाहिए, अब रेडियो में बेअदबी से कैसे बचें, हमारे कौन से चिन्ह हैं जिनका हमें बहुत सम्मान करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जो अलिखित नियम होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के। इसलिए आप देखिए कि हमारे बीच में आज बहुत ही प्राइवेट जो रेडियो स्टेशन में भी बहुत सारी आवाजें गूंजती हैं, जिस तरह की कई बार बहुत बातचीत में मजाक बहुत हल्के हो जाते हैं। वो मजाक जो हम बहुत ही अपने अंतरंग मित्रों के साथ उस तरह के मजाक करते हैं या अपने बेडरूम में करते हैं, वो सड़क पर आ गई है उस तरह की बातचीत जो है। वो संबोधन जो है, बड़े हम सोच समझ करके हम संबोधन हमारे हुआ करते थे, उनमें बड़ा सम्मान होता था। लेकिन वो संबोधन जो है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं। तो भाषा की जो मर्यादा है उसकी सीमाएं भी टूटी हैं। लेकिन आकाशवाणी के लिए मैं ये कहूंगा कि ये इस परंपरा का पालन आज भी होता है। और आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारे व्यक्तित्व में ये जो इतने आयाम जो आए हैं, खुले हैं, वो उस हमारे व्यक्तित्व को संवारने में भी आकाशवाणी का बहुत योगदान है, मैं ये कहूंगा। नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए ना, जी जब हम छोटे थे और छोटे बचपन से ही हम आकाशवाणी रेडियो सुनते सुनते बड़े हो गए हैं। यानी जी उन दिनों तो टेलीविजन बहुत दूर की बात थी, बाद में हाँ, टेलीविजन बिल्कुल आया। सही, लेकिन बिल्कुल शुरू से ही हमने आकाशवाणी के जैसे समाचार आते थे, तो क्या जो समाचार वाचक, क्या आवाज, अब जी आवाज ही नहीं, बिल्कुल बल्कि जो उनका प्रोनाउंसिएशन, जो तलफ्फुज हुआ करता जी था, एक एक शब्द बिल्कुल पर कैसे जोर देना है, कैसे किस न्यूज को, किस समाचार को किस तरीके से, किस टोन से, किस अंदाज से सामने रखना है। तो ये गुणवत्ता, तो ये सब विशेषताएं उनमें थी, क्योंकि वो जानते थे कि शब्द जो है, इनको जो हमारे लिसनर हैं उनको कानों से वो कानों से, ताकि उसको महसूस करें कि वो देख रहे हैं, केवल सुन नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी भाई शक्ति साहब थी मैं रेडियो की। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम, जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो हमारा दर्शन ही है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक महा जो शब्द था उसके विस्फोट से ये उत्पन्न हुआ। तो हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म की बात की जाती है, नाद की बात की जाती है, हाँ जी, और सही बात है। आकाशवाणी है ना, इससे बड़ा उदाहरण है नहीं। तो हम शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैंने खाना बनाया
और या हमारे घर में कोई किसी ने खाना बनाया और किसी को भूख लगी तो टेबल पे आए और पटक के चले गए, खाना तो खाइए, ये है, खाना तो खाइए नहीं तो जाइए बाहर में। एक तो ये तरीका हो गया। और एक होता है इसरार का कि मैं कहता हूँ साहब ये तो चखिए, अरे साहब ये तो आपने चखा नहीं, अरे ये तो खा के देखिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटर वही होता है। और हमारी जबान में अगर इसरार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तभी तो लोग जुड़ते हैं। और वो जो चीज है वही बांधती है हमारे लिसनर्स को। तो अब जैसे नौशाद साहब ने कमाल कर दिया, मदन मोहन साहब ने कमाल कर दिया, उनके गाने में मैं और क्या कर सकता हूँ, है ना? वो तो अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि उस गाने को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकता हूँ सुनने पेश कर वालों के सकते हो, लिए। क्या बात है। जी जी जी। जी, तो मेरी पेशकश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने तो अल्टीमेट कर दिया है जो कुछ करना है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई चार चांद भी नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपनी पेशकश से जरूर उसको और खूबसूरत बना सकता हूँ कि सुनने वाला जो है इंतजार करे। लेकिन आजकल क्या होता है भाई साहब, आप देखिए एक एक घंटे के, दो दो घंटे के कार्यक्रम बिना अनाउंसमेंट के जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ये बिल्कुल उस तरह से है कि घर में मैंने सीडी लगाई, कार में सीडी लगा दी और लगे हैं, अब हम मुझे मालूम है कि इसके बाद ये गाना आएगा, उसके बाद वो गाना आएगा, ये आएगा। जो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है वो आपके प्रेजेंटेशन में होता है। तो रेडियो क्या में बात है। हमेशा जो सरप्राइज एलिमेंट है वो हमेशा आपको अपील करता है, वो खत्म हो रहा है। तो ये बहुत वो बहुत जब जी तक, जी जी जी, जी, जी 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 जी, उसका बताइए बना बताइए रहना आप बहुत जी। जरूरी है। जी, जी बहुत मेरा जरूरी है, मेरा बहुत मानना जरूरी। कि जी जी। और जैसे कि हमारे हमने डांट भी बहुत खाई। और जैसे कि आपको अगर अच्छा लिखना है तो आपको अच्छा पढ़ना भी होगा। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर भी बनने के लिए, अगर आप ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो आपको उस घमंड से निकलना होगा कि मुझे सब कुछ आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बहुत कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू ही करने जा रहे हैं, तो खाली घड़ा बन के जाएंगे तो आपके अंदर सब कुछ आएगा। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे तो सब कुछ आता है तो मैं सामने वाले से इंटरव्यू भी बहुत खराब कर पाऊंगा। अच्छा, मैं तो वैसे भी भाई साहब ना इंटरव्यू से ज्यादा बातचीत में यकीन करता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में एक सवाल पहले से तय होते हैं, सामने वाला बोल रहा है और सवाल करने वाले का दिमाग जो है अगले सवाल पर होता है। तो वो आधी बात उनकी सुन पाता है, आधी नहीं सुन पाते। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं तो एक तारतम्य बनता है, एक सिलसिला बनता है। और कई बार जो इंटरव्यू जितना हम ले रहे होते हैं उसके जवाबों में ही हमारा अगला सवाल छिपा होता है। कई बार बहुत खूबसूरत दिलचस्प कहानियां उन्हीं सवालों, उन्हीं जवाबों में छिपी होती हैं। तो कुछ समस्या लग रही है कमल जी का, फिर से हमारे साथ संपर्क टूट गया। और हाँ, अभी जी फिर जी से जी जी थोड़ा सा जी जी। तो हम होमवर्क जरूर करते थे, लेकिन उन दिनों हमारे पास में ना तो यूट्यूब की सुविधा थी, ना हम लोग को, अनाउंसर को तो वैसे भी इस लायक नहीं समझा जाता था कि आपको कंप्यूटर दिया जाए। तो हमारे रूम में तो कभी कंप्यूटर रहा ही नहीं, जबकि हम लोग मेन लोग हुआ करते थे, प्रोग्राम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन जानकारियां इकट्ठी करने के लिए वो इंजीनियर्स को लैपटॉप और सारी चीजें या कंप्यूटर की सुविधाएं मिल रही हैं, अनाउंसर्स को कभी नहीं मिलती थी। तो हमने जो कुछ किया वो मैन्युअली किया और जा जाकर के लाइब्रेरी में बैठते थे कहीं से। और कुछ अच्छा ये चीज था कि मुझे अपनी लाइब्रेरियां जो थी, चाहे वो रायपुर की लाइब्रेरी हो चाहे वो विविध भारती की, मुझे बहुत अच्छे से रटी हुई थी। मुझे ये मालूम था कि ये रिकॉर्ड यहाँ मिलेगा, इस खाने में मिलेगा, ये टेप यहाँ मिलेगी, कई टेप नंबर मुझे याद थे, मुझे ये रिकॉर्ड यहाँ मिलेगा। तो ऐसी कई दिलचस्प घटनाएं हुई। उसमें एक ये है कि एक बार मैं रायपुर गया, यहाँ मैं तब तक जी विविध भारती आ चुका था। तो हमारे एक जी जी। मित्र थे, उन्होंने कथक पर एक, रायगढ़ घराने पर एक वो फीचर किया। और फीचर किया, मुझे सुनाया और कहा कमल भाई आप सजेस्ट करिए। तो मैंने कहा देखिए वैसे तो ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, आपने पूछा इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें ना शुरू में ही फीचर में आपने 5 मिनट का स्पोकन वर्ड रखे हैं। ये ऐसा नहीं होता है फीचर में, इसको क्रिस्प करना चाहिए आप कहें तो। और इसमें ना म्यूजिक जो है वो तो डांस का म्यूजिक ही नहीं है। तो बोले क्या करें, म्यूजिक का हमको पता नहीं है क्या यहाँ है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो मालूम है, आप ये वाली टेप नंबर है रायपुर की लाइब्रेरी की, और ऐसा ऐसा जी जी। रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का नाम है डांसेस ऑफ इंडिया। बोले नहीं हम्म। साहब हमने खोज डाला। मैंने कहा ऐसा है, ऐसा उसका स्लैप है, वो अंदर ऐसा है, इस रंग का रिकॉर्ड है। साहब हमने खुजवाया और रिकॉर्ड मिल गया। तो उसमें, तो उसको मैंने वो कुछ वो 22 मिनट का था, मैंने उसको 18 मिनट कर दिया। उसमें उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला और उन्होंने बाद में मुझे इसके लिए शुक्रिया भी कहा। लेकिन मैंने कहा कि ना, ये तो आपकी प्रॉपर्टी है और आपका बेबी है, इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, मैंने तो सिर्फ इसमें हाथ लगाया। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे किताबों के बारे में
क्योंकि मैं अपनी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करता था इतना, कहाँ कहाँ से, और मैंने खुद भी 8-10 टेप साउंड इफेक्ट्स के तैयार किए थे। जब भी कहीं बाहर ओबी पे जाना तो साउंड इफेक्ट तैयार कर लेना। अब तो क्या है कि एक क्लिप पे कंप्यूटर पे अवेलेबल है सारी चीजें, साउंड इफेक्ट्स भी मिल गए। उस जमाने में हमारे को साउंड इफेक्ट्स खुद कलेक्ट करना पड़ते थे, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी खुद बनाई थी पैरेलल, उसमें ये सारी चीजें बड़ी संभाल के की। ये तो देखिए, ये तो हमने देखा है आकाशवाणी में, जी जो सही जी मायने में ब्रॉडकास्टर होता है, जिनको ये चिंता जी होती है कि जो भी आकाशवाणी से प्रसारित होगा उसको बहुत ही फुल अथॉरिटी के साथ और पूरी डिटेल के साथ ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। इसलिए कमल जी, हालांकि मैंने तो अधिकांश समय दिल्ली केंद्र पर ही गुजारा है, तो जी मैंने जी भी अपनी लाइब्रेरी खुद बनाई थी। यानी अगर मुझे रूपक प्रस्तुत करना है तो उसके लिए इफेक्ट्स को मैंने अलग से डब जी करके एक टेप में रख, उन दिनों तो टेप ही हुआ करते थे, बाद में ये सीडी बिल्कुल वगैरह आ गए, है ना, तो बिल्कुल। सही बात है, और सही। अच्छा, कुछ नेताओं की मतलब उनकी जो आवाजें हैं या उनका जो जी जी भाषण है उसके कट्स निकाल के, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक जो ब्रॉडकास्टिंग के सही मायने जानता है और उसको एथिक्स को जानता है, इसके इसकी इसकी महत्ता को जानता है, तो ये जरूरी है कि उसको अपने आप में एक, अपने भीतर भी और अपने पास भी एक सही लाइब्रेरी रखनी चाहिए। तभी वो सही ब्रॉडकास्ट कर सकता है, एक अच्छा प्रसारण कर भी बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये भाई बताइए साहब, कि हम लोग जी जी जी, मैं जी ये जी कह रहा था कि ऐसे हमारा रिश्ता हमारी मशीनों के साथ में हुआ। आपको मालूम है, एक पहले ना वो बेल के आते थे, हम लोग को बैल बोलते थे, निप्पन के की मशीनें हुआ करती थी। ये आपने बहुत तो सही कहा जी। हाँ, तो वो क्या, हाँ, अच्छा, आधे इंजीनियर तो आप खुद हो जाते थे, कर करके सीख जाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। लेकिन मैं अपने इंजीनियर्स जो थे, वो उनसे भी हमारी बड़ी मोहब्बत थी, तो मैं उनसे बड़ा लड़िया करके कि यार चलो ना यार। अच्छा, वो मुझे जानते थे कि ना, ये जब देखो तब मशीनों पे रहता है। अच्छा, कई बार तो लोग कहते थे कि कमल कहाँ मिलेगा, बोले वो ये वाले स्टूडियो में मिलेगा, क्योंकि मेरा एक स्टूडियो फिक्स है रायपुर में भी और यहाँ विविध भारती में भी। तो कई बार ऐसा मौका भी आया कि रात के 2-2 बजे तक काम किया, वहीं सो गए, स्टूडियो में सो गए। और मुझे याद है कि जब हेलो कारगिल हम लोग कर रहे थे कार्यक्रम, तो मैं उस समय रात को 1 बज जाते थे, 1 डेढ़ बज जाता था, क्योंकि अगले दिन कैप्सूल जाना होता, तो कैप्सूल रेडी करके हम्म। हम, तो उसमें मतलब हमने कहीं ये नहीं देखा कि ये दिन है या रात है। और आप तो जानते रेडियो के लोगों को, अब रिटायरमेंट के बाद में घर में त्योहार परिवार के साथ मनाने शुरू किए हैं। अब पता अदरवाइज तो ये चला होता कि था कि हो, पर में त्योहार हाँ, मनाना क्या हाँ, होता है, रिटायरमेंट के बाद ही पता चलता हाँ, है हाँ, सही क्योंकि बात है। होली है स्टूडियो में है, दिवाली है हम्म स्टूडियो में है, रक्षाबंधन हम्म है स्टूडियो में है, दुनिया भर के लिए हम त्योहार की खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन खुद अपने स्टूडियो में अकेले हैं, कोई नहीं है वहां पर। उसके बावजूद वो खुशी कम नहीं होती थी हमारी, नहीं, क्या बात क्योंकि है, वो जो बस सही बात है। उत्सव, हाँ, उस उत्सव की ऊर्जा हम अपने माइक्रोफोन के जरिए लोगों तक पहुंचाते सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। जब मैंने आकाशवाणी फरवरी 1983 में यहाँ आकाशवाणी दिल्ली में आया, तो जी जब सबसे परिचय हुआ, तो ड्यूटी रूम में वहां पर एक उद्घोषक महोदय बैठे थे, तो सब लोग जी उनके इर्द गिर्द खड़े थे। तो हमने पूछा कि आप परिचय करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप इनको नहीं जानते। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी हाल में ही आया हूँ। कहने लगे हाँ ये हमारे सीनियर अनाउंसर है, सीतांशु भादुड़ी जी ना, ओ उनके नाम से जी जी, क्या बात है। जब मैंने उनके जय बारे भादुड़ी में जी के सुना, चाचा शायद। जी क्या जी बात है, हाँ बिल्कुल, तो सीतांशु जी ने, जो उनकी क्या आवाज थी, क्या जी जी समर्पण था, क्या उनकी प्रस्तुति की अदा थी, तो बाद में प्रोग्राम्स के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि वो कल्चर, वॉइस कल्चर होना, और उस जी जी आवाज को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, ये सीतांशु जी से हमने बहुत कुछ, मैं तो उनका शिष्य बन गया इस मामले में। मैंने कहा सीतांशु जी, ये अलग जी चीज है कि मैं जी प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में आया हूं, उसको भूल जाइए, जी मुझे अपना शिष्य समझिए, अपना बच्चा समझिए। और मुझे प्रसारण के जो ये गुण हैं, खास करके जब आपको माइक पर आना है, तो माइक पर सही आने बात के है। लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, आपको अपनी आवाज को कैसे उसके लायक बनाना है, अन्यथा आप माइक पर मत आइए, आप बैकग्राउंड में रहिए तभी। तो क्या आप के गुरु कौन रहे हैं, क्योंकि माशाअल्लाह, ईश्वर करे, अभी भी आपकी आवाज बहुत बुलंद है,
और अगर आप 1 किलोमीटर दूर से भी बोलेंगे लोग पहचानेंगे ये कमल शर्मा बोल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत तो शुक्रिया रेडियो भाई की साहब। आवाज जी जी पहचान बने हैं कमल जी। जी जी जी। मैं जब रायपुर में था तो हम लोग, याद है आपको उन दिनों ये जो गवर्नमेंट का जो फिल्म डिवीजन था उसकी फिल्में आती थी और सिनेमा हॉल में फीचर फिल्म शुरू होने के पहले ही वो भारतीय समाचार चित्र, उसमें एक आवाज हम्म। मुझे बहुत ज्यादा छूती थी। और मेरे एक मित्र हैं कमल तिवारी जो बाद में माध्यम भोपाल में रहे, उनसे उन्होंने मुझे बताया कि कमल तू जिनके बारे में पूछता है ये है ब्रिजभूषण। तो मुझे बाद में हम्म। पता चला वो है ब्रिजभूषण नेहरू। अम, हम्म। तो वो रेडियो में रहे, उनके गुरु रहे मेलविल डेमेलो, उनके गुरु रहे। और वो बाद में मुंबई में फिल्मों की, विज्ञापन फिल्मों की बहुत मशहूर आवाज बने ब्रिजभूषण साहब, ब्रिजभूषण नेहरू। क्या बात है। वो एक्ट्रेस जो मधुबाला जी हैं उनकी सबसे छोटी बहन के जीवन साथी हैं वो। तो मुझे उनके बारे में जब पता चला तो अच्छा, मैं एक लव्य की तरह ना उनकी आवाज थोड़ी सी सुनाई पड़ती थी, बस जैसे एक सूत्र आप पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसा बोलना चाहिए, बोलना तो इसको कहते हैं। और क्या बात जब है। आई मैं मुंबई आया तो भी मेरी ख्वाहिश ये नहीं थी कि मैं किसी बड़े अभिनेता से, अभिनेत्री से मिलूं, मैं उनसे मिलना चाहता था। और हाँ हाँ उसमें भी हाँ। मुझे फिर 1-2 बरस लग गए उन तक पहुंचने में। मुझे याद है कि छाया गांगुली जी ने सबसे पहले मुझे उनके बारे में बताया, उनका एड्रेस भी उनसे मिला, फोन नंबर मिला। फिर मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे उनके साथ लंबे समय तक काम करने का मौका भी मिला। और बहुत, मैं आज भी उनकी आवाज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे याद है कि मैं उनकी आवाज में बहुत सारे विज्ञापन सुना करता था, उसमें शायद एक अम, हीरे का विज्ञापन आता था, तो उसमें कुछ ऐसे वो बोलते हम्म। थे कि हम्म। हीरा है अनमोल सदा के लिए। और एक कुछ उनका एक ऐड आता था कि जॉनसन एंड जॉनसन आपके हम्म। शिशु की त्वचा को बनाए कोमल। तो मुझे लगता था कि ये जो कोमल बोल रहे हैं ना, ये देखिए, तो ये जो क्या शब्दों का उतार क्या चढ़ाव है। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्सप्रेशन होता था उनमें। क्या बात। जी जी जी। तो मैं मुझे लगा कि देखिए, ये चीज जो हमारे यहाँ 9 रसों की बात करते हैं भाई साहब कि हम्म। मतलब यदि मैं ब्रॉडकास्टर हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं वीर रस की बात करुण रस में नहीं करूंगा, करुण रस की बात भक्ति रस में नहीं करूंगा, या भक्ति रस की बात हास्य रस में नहीं करूंगा। मुझे मूड ऑफ द जो स्क्रिप्ट है वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। फिर मुझे भी लगा कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि तलफ़्फ़ुज़ तो है ही ज़रूरी, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा विषय क्या है? मैं किस चीज़ को उसको डिलीवर करने जा रहा हूँ। विज्ञान की स्क्रिप्ट है तो मेरा अंदाज़ बहुत अलग होगा। मैं अलग भक्ति होगा। संगीत का कार्यक्रम कर रहा हूँ तो अलग होगा। कोई रोमांटिक रोमानी प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा अंदाज़ बिल्कुल अलग होगा। ये, क्योंकि अगर सारी चीज़ें, अब मैंने खिचड़ी का भी स्वाद वैसे ही है, चटनी का भी वैसे ही है, और तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अपनी आवाज़ से आपको वो स्वाद तो पैदा करना पड़ेगा। नहीं, बहुत 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 उम्दा बात कही जी, आपने। और देखिए जी, ब्रॉडकास्टिंग तो वही होता है, यानी आपको जो जी, डिलीवर करना है और जी, क्या डिलीवर कर रहे हैं आप और किस अंदाज में कर रहे हैं, वो मायने रखता है। जी, क्योंकि लिसनर आपको देख नहीं रहा है, आप कमल बिल्कुल। शर्मा को देख नहीं रहे हैं, उनकी छवि नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनके उनकी जो आवाज है उसके माध्यम से वो उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं जो आप उनको कहना चाहते हैं। तो उनके लिए जी, कमल जी। शर्मा मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए जो आपके बोलने का अंदाज है, बोलने का तरीका है, बिल्कुल बोलने सही, की अदा है, बिल्कुल वो सही। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने इस कार्यकाल में? कभी कभी कुछ ऐसा समय तो आया होगा जब आपको लगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक व्यापक दृष्टि से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं सही है। देखिए, एक तो क्या है कि अ, जब आप इतनी ईमानदारी से अपने आप को समर्पित करके काम करते हैं, तो कई बार आपकी अपेक्षाएं भी होती हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं कि हमने बहुत अपेक्षाएं रखी। करियर में जो चीजें जिस तरह से मिलनी चाहिए आपको, मेरा ये मानना है कि ना, जैसे सरकारी नौकरी का एक नियम होता है, बाकी जगह हम देखते हैं हर 4 साल में 5 साल में पदोन्नति हो जाती है। हमारे यहाँ 10-10 20-20 साल तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई आपकी सुध लेने वाला नहीं है। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम जिसको कहते हैं ना कि आप, जिसे एक कहते हैं ना,
अपना फर्ज समझ करके चीजों को कर देना, ये भी होता है। क्योंकि बदले में हमको कुछ लोगों को वो चीज भी नहीं मिलती जो हमको मिलती है। हमें बेशक वो ना मुद्रा के रूप में चीजें ना मिली हो, लेकिन जो मोहब्बत मिली है, जो प्यार की दौलत मिली है लोगों से, क्या बात है, क्या वो बात है, कई बहुत लोगों को जीवन में नहीं मिलती है। और चुनौतियां ये थी कि कभी भी अचानक कोई मुझे याद है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का जब देहांत हुआ, जब एक दुर्घटना में मारे गए, हमारे यहाँ वो ड्राइवर आया और उसने मैं उसी समय रेडियो स्टेशन सबको बुलाया गया, तो हम भी गए। जैसे मुझे याद है कि मैं तो रेडियो ज्वाइन कर चुका था, एक ही साल था, 84 के दंगे हो गए थे। मैं गया और मैं 72 घंटे मैंने ट्रांसमिशन किया, लगातार ट्रांसमिशन किया, क्योंकि कोई नहीं था स्टूडियो में, कोई आ नहीं सकता था। हम खुद ही चले गए कि शायद हमारी जरूरत है, क्योंकि ये संस्कार भी हमको डाले गए थे कि इसको रेडियो में टाइम पर आना तो आपकी ड्यूटी है, देर से आए तो क्राइम है। तो ये मतलब ऐसा लगा कि बस सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। जितने लोग थे साथ में काम करने वाले, सबको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ना आपको ये करना, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। इसीलिए आप बताइए कि कारगिल में जब हमारे जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें तो लगता था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद रात रात एक एक बजे तक काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद लगता था कि अपने फौजियों के लिए, मतलब यहाँ भी काम करते हुए उनके लिए कुछ भी कर जाए, जान भी चली जाए तो कम होगी, क्योंकि वो पूरे देश की रक्षा में जब लगे हुए हैं, बिना किसी उसके, क्योंकि गोली पर नाम थोड़ी लिखा होता किसी का, वो तो नहीं आती नहीं, है और सही बात। जो हमारे लिए एक सिपाही जैसे मैं अनजान हूं, जो मुझसे अनजान है, मेरे लिए सीमा पर खड़ा है लड़ने के लिए और मेरे लिए गोली खा लेता है, तो मैं उसके लिए क्या एक छोटा सा काम नहीं कर सकता। उस दौरान मुझे अद्भुत अनुभव हुए, फौजियों की तरफ से इतना प्यार, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल्स और एक आम सिपाही जो है, उनके परिवार के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स आती थी। तो वो जिस तरह से चार्ज होते थे हमारे एक प्रोग्राम से, हेलो कारगिल 1 घंटे का प्रोग्राम होता था, सब मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडल मुझे मिल गया। तो उसके बाद में फिर हेलो जयमाला संदेश एक कार्यक्रम वैसे था, वो हमने किया। खैर प्रोग्राम जो भी हो, जिस तरह का, चाहे वो छाया गीत मैंने पेश किया, चाहे वो त्रिवेणी कार्यक्रम हो, क्योंकि त्रिवेणी कार्यक्रम भी मेरा एक ऐसा था कि जिसका एक एपिसोड सुन करके एक महिला ने मुझे बाद में फोन किया था कि वो आज जिंदा है तो मेरे उस कार्यक्रम की वजह से। वो सुसाइड करने जा रही थी और मेरा उन्होंने कार्यक्रम सुना था, उस कार्यक्रम को सुनने के बाद में उन्होंने मरने का इरादा त्याग किया था। तो मुझे लगा कि बताइए, देखिए ये कितना रेडियो की कितना ताकत। इम्पैक्ट था रेडियो का, कितना प्रभाव होता है इसका। सही बात है। जी जी जी। जी। आपकी आवाज, नहीं आ रही है मेरी आवाज तो आ रही होगी भाई आपको। साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही। नहीं, अभी तक तो थी। हेलो हेलो। जी आप बोलिए बोलिए आप। हाँ, जी हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप जी जी कमल जी, भाई आपकी साहब, मैं आपकी आपकी मेरी आप आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। जी जी ठीक। जी मिल गए। आप बोलिए बोलिए आप। जी 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 आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए बोलिए आप। जी तो रेडियो में जहां पर भी मैं रहा, चाहे वो मैं आकाशवाणी रायपुर में रहा, चाहे मैं विविध भारती में रहा, मुझे एक चीज तो ये भी थी कि मैं अम, इस भीड़ में कैसे अलग नजर आऊं, कैसे उसके लिए तो मेहनत तो चाहिए ही आपको। अगर आप एक ऐसे ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं कि आपके कार्यक्रम जो हैं लोग पूरे पूरे जो हैं गौर से सुने, उनकी रूह में अगर कोई कार्यक्रम उतर जाता है, आपके बोले गए शब्द किसी की रूह में उतर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी मेहनत है। और मैं तो कई बार ये भी चुनौती की बात की थी, मैं हमेशा ये बोलता था कि अपने ऑफिस में भी, अपने जो मेरे ऑफिसर्स थे, कि साहब जो कार्यक्रम आप सोचते हैं कि इसकी लिसनिंग कम है, इसको कम लोग सुनते हैं, वो मुझको दीजिए। उसको लोकप्रिय कैसे बनाना, शिखर पे कैसे ले जाना, ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मैं ऐसे कि जो आपको लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कम पॉपुलर है, आप मेरे को दे दीजिए, मैं इसको अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी प्रस्तुति से इसको वैसा बना दूंगा। और ये मैं वो चैलेंज के साथ बोलता था, चुनौती देते कि आप ये दीजिए मुझको, मुझे ये चैलेंज स्वीकार है।
और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम विविध भारती पर भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए। तो सिग्नेचर ट्यून्स बनाई, प्रोमोस बनाए, जैसे चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका, उसको डिजाइन किया था। हेलो फरमाइश जो इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम है, ये मेरा डिजाइन किया हुआ है। फिर सरगम के सितारे कार्यक्रम है, तो जयमाला संदेश है, हेलो कारगिल है, ये सब। और रायपुर में तो करीब 70-80 प्रोग्राम मैंने डिजाइन किए थे, जिनमें फीचर और मतलब बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर आप बात करें, हर तरह की रेडियो की ऐसी कोई विधा नहीं थी जो हमने छोड़ी हो। सब तरह के कार्यक्रम जो हैं। और चूंकि भाई साहब ये एक बहुत ही ब्लाइंड माध्यम है, तो ब्लाइंड माध्यम है जिसमें आपको रंगों का भी एहसास कराना है, आपको मौसम का भी एहसास कराना है। जी सर्दी जी है तो सर्दी का, गर्मी है तो गर्मी का, वसंत का। आपके पास में क्या है? कुछ नहीं है। साउंड इफेक्ट्स हैं, आपकी आवाज है और संगीत है, और क्या आपका बात है, अंदाज़े बयां है। क्या तो बात है, क्या आप बात इन सब के जरिए ही उस जी जी सारे मसाले जो हैं उसमें यही आपके मसाले हैं, इन्हीं से आप वो अपनी डिश तैयार करते हैं, वो चाहे छाया गीत हो, चाहे नाटक हो। लेकिन आप सोचिए कि रेडियो ने हमारी बहुत जो विरासत थी, समृद्ध विरासत, न केवल उसको सहेजा, उसमें हमारे जो राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके स्वर वो हमारे आर्काइव में हैं। इसके अलावा महान साहित्यकार जो हैं उनकी आवाजें, महान कवियों की आवाजें, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, वो स्वर, महात्मा गांधी का स्वर हमारे पास में है। तो एक तो इसको सहेजा, इसके अलावा रेडियो ने क्या किया, जो हमारा रिच लोक संगीत है, हमारी लोक परंपरा है, लोक नाट्य है, उसको, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, दुनिया का बहुत ही सबसे समृद्ध, जैसे, क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिक है, राग रागनियों पर आधारित है, तो उसको सहेजा, उसके जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके कॉन्सर्ट्स, और सबको, युवाओं को अभिव्यक्ति का मंच, बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, बच्चों के लिए कार्यक्रम, और श्रमिकों के लिए कार्यक्रम, किसानों के लिए कार्यक्रम, फौजियों के लिए कार्यक्रम। अभी तो बहुत सारे चैनल में फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आने लग गए हैं, लेकिन शुरुआत तो आकाशवाणी ने की। विविध भारती ने 1957 में जयमाला की शुरुआत कर दी थी। तो इसका मतलब है कि तो जयमाला में सरोकार क्या की मैं बात क्या कर रहा हूँ। जयमाला में आज के आपका क्या रेडियो स्टेशन योगदान में रहा? जी सरोकार जी नहीं है। जी 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 उनका सरोकार जो है वो यंगस्टर है, वो जो पिज्जा बर्गर और कोक वाला जो कल्चर है, ये वो है उनका टारगेट ऑडियंस। हमारे लिए वो किसान, जिस तक महंगी पत्रिकाएं नहीं पहुंचती थी, जो देश से कटा हुआ हो जाता था, बारिश के समय टापुओं में बदल जाते थे गांव, उन तक कोई जानकारी नहीं पहुंचती थी, बाढ़ के बिल्कुल सही समय कह रहे हैं। जी 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 आकाशवाणी ने उनका दामन थामा, उन मदद का हाथ पहुंचाया उन तक, कि नहीं, मैं हूं आपके साथ खड़ी हूं। वो अकेला फौजी जो बंदूक लेकर के ठिठुरती ठंड में -40 डिग्री टेम्परेचर पे खड़ा है, उस उसकी पीठ पर हाथ रख करके विविध भारती उससे कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ, मैं तुम्हारे साथ पूरे देश को लेकर के तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो सीमा पर। ये रेडियो है, ये आकाशवाणी है, जो किसानों को कहता है तुमको चिंता नहीं, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पास महंगी पत्रिकाएं नहीं पहुंच पा रही ना, तुमको नए बीजों के बारे में मैं जानकारी देती हूँ, नए खाद के बारे में मैं तुमको जानकारी देती हूँ। वो लड़की जो जो आगे बढ़ना चाहती है, जिसके हौसले तो बुलंद है, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों में, आकाशवाणी उसको बोलती है, उसका हाथ थमा, नहीं बेटा तुम चिंता मत करो, तुमको मैं रास्ता दिखाती हूँ, तुम ऐसे रास्ते से जाओ। उसने छात्रों को, युवाओं को मंच दिया, कवि हैं उनके लिए, जो कहानीकार हैं, युवा कहानीकार, उनके लिए युवाणी का एक मंच था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो नए सिंगर्स आ रहे थे, जिन्हें अभिव्यक्ति का मंच चाहिए था, आकाशवाणी ने उनको मंच दिया, और बिल्कुल वहां सही पर कह रहे हैं। वो बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे जी 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 बड़े सीनियर उस्तादों के संपर्क में आए। तो आकाशवाणी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, मैं समझता हूं कि ये पूरा देश उसका ऋणी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि हैं। उसने सहेज के रखा। बस दिक्कत क्या है, मैं एक चीज कहता हूं कि आज की तारीख में बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर डाली जा रही हैं। एक जमाने में हमारे यहाँ तो सब आर्काइव का मटेरियल है, जब आप यूट्यूब पे अवेलेबल हो गई हैं, तो अब क्या है कि उसका जो सरप्राइज एलिमेंट है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल मैं सही जब कह चाहे रहे हैं आप। सुन जी सकता जी हूँ, और वहां से चोरी होने का भी, आपकी चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, तो वहां से उसके चोरी होने का बहुत डर है, और चोरी हो भी रही है चीजें। पहले ऐसा नहीं था। तो आपके पास एक सरप्राइज एलिमेंट था। आपने 5 साल पहले एक चीज को सुनाया, फिर 5 साल बाद जब सुनवाते थे तो वो नई लगती थी।
और वैसा ही जोश सुनने वालों में होता था, लेकिन अब चूंकि वो हमेशा के लिए उपलब्ध हैं, तो वो एक एलिमेंट जो है वो खत्म हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ना मेरी भाई साहब, जी, जी। ये एक तरफा संवाद हो गया, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है आपके इसमें, आप देख लीजिए इसमें आपके उसमें थोड़ा-सा परेशानी आ रही है आपके मोबाइल में। आप थोड़ा-सा मैं हाँ, उसको अब फिर आ से रही है पहले आपको कुछ मेरी कोशिश। आवाज़? अब मेरी आवाज़ आ रही है साहब? मेरी आवाज अब मिल आ रही रही है है मेरी आपको? आवाज़? मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। ये तो निकाल क्योंकि मुझे दीजिए समझ आप नहीं इसको आया कि मैं जैसे वो इसको रेडियो निकाल दीजिए आप इस स्टूडियो में बैठे हैं, सामने लाइट जल रही है, इसको हम अनाउंसर बोलते चले इसको जाते हैं। जी, ये नहीं, निकाल दीजिए आप ये निकालिए वहां भी निकालिए वहां निकालिए इसको मैंने इसको लगा के निकाल के देखा है। हाँ निकालिए इसको अब आ रही है मेरी आवाज आपको नहीं हो रही है, नहीं हो रहा। अब आ रही है आपको आ रही है आवाज आपको बड़ी थोड़ी सी मुश्किल में हूँ मैं, एक एक मिनट देखूं। इसको निकाल दीजिए आप सर इसको निकाल भाई साहब, दीजिए इसको थोड़ा सा भी सुनाई नहीं पड़ रहा। इसको इसको निकाल के इसको मैंने हटा लगाया दीजिए है और 2 बार, पहले तो ठीक था, अचानक चलते चलते ही बीच नहीं में आवाज चली गई। हाँ कुछ दिक्कत आ रही है आपके यहाँ से दिक्कत आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी इसको हेलो। निकालिए इसको हाँ नहीं आ रही है अब आ रही है आवाज मेरी नहीं आ रही है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है फुल है वॉल्यूम। हाँ जी आ रही है आपको वॉल्यूम फुल है। ये आपके एंड से तो नहीं हुआ है? नहीं आपके एंड से तो नहीं है? नहीं अच्छा, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है एक मिनट में इसको सेटिंग में जाता हूँ, ऑडियो ठीक है। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है आपको आवाज आप मैं एक चीज स्पीकर जरूर और मोड पे कहना करिए चाहूंगा कि जी रेडियो के जरिए एक महान परंपरा का हिस्सा हम लोग बने। आप भी सेवानिवृत्त हो गए, मैं भी हो गया हूँ। और मैं इन दिनों एक चीज और करता हूँ कि जो ऑडियो बुक्स का दौर है आजकल, मैंने किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स करता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनमें आवाज देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री थी, अभी हाल ही में रिलीज हुई, वो संविधान पर थी। फिर एक पटना कलम है, वो मैंने की। और भी ऐसी बहुत सारी जो डिवोशनल एल्बम्स हैं, उनमें कमेंट्री। इस जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो है कि मेरे पास जो मैंने अनुभव जो हासिल किया, वो पूरी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि जो नए लोग जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो सीखना चाहते हैं, कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं जरूर इसमें मदद करता हूँ। उनको आप मदद क्या मतलब, उनको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमको भी किसी ने मार्गदर्शन दिया था, तो मुझे लगा कि जो कुछ मैंने हासिल किया है मुझे बांटना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी चीजें जो हमने सीखी हैं, और हमने डांट भी बहुत खाई है, और बहुत जी ग्रेट ग्रेट ब्रॉडकास्टर्स के साथ में काम किया है। और उन्हीं ब्रॉडकास्टर्स की पीढ़ी में आप भी शामिल हैं भाई साहब, मैं भी शामिल हूँ। हमने बहुत लोगों से जो सीखा है, वो शायद हमारी घुट्टी में आ गया, वो हमारे ब्लड में आ गया, कि वो जो सीखने की ललक थी, अब शायद वो कहीं भी बहुत कम दिखाई देती। लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनमें धैर्य नहीं है। वो साधना नहीं करना चाहते, साधना नहीं चाहते, क्योंकि भाषा को भी, बोलने को भी आपको साधना पड़ता है। अमूमन जब ऐसे हम बात करते हैं तो हमारे से बहुत गलतियां होती हैं, व्याकरण की अशुद्धियां हो जाती हैं, हम अटकते हैं, कई बार फंबल करते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनली हम कोई आवाज अपनी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अपना एक जी अनुशासन है। जी और रेडियो ने हमको एक ये भी चीज सिखाई कि मौका और दस्तूर, हम जिंदगी में ये शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि कई बार ऐसा भी आया कि राष्ट्रीय शोक की घड़ी है, आपकी भाषा क्या होगी, आपका स्वर कैसा होगा, पिच क्या होगा आपका, आपको कितना लाउड होना है, कैसे बोलना है। तो ये भी हमें उस समय सिखाया गया
वो ये आपको मालूम होना चाहिए। और जी जी जो जी हमारा जो संविधान है, जी जी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनका क्या सम्मान है, हमारा जो अपने मित्र राष्ट्रों से जो संबंध है, हमारी एक जो विदेश नीति है वो क्या है। और चूंकि हमारे देश में इतना सांस्कृतिक और भाषाई वैविध्य है, तो जी 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 आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप जब बोलें तो आपके शब्द ऐसे नहीं कि किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना बहुत ही नाजुक है हमारे देश का। उतनी मजबूत भी है कि नाजुक भी है। तो इसकी नजाकत का भी हमको ध्यान रखना है। और आपको अपने देश के बारे में, यहाँ के संगीत के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में अगर मालूम है तो जैसे मुझे याद है कि मैं जब हेलो फरमाइश प्रोग्राम किया करता था तो थोड़ी सी शैतानी भी करता था। शैतानी की मैं लोगों की फिरकी भी लेता था, उनसे हंसी जी मजाक करता था। जी और जी हंसी जी मजाक आप अपने घर के लोगों से ही करते रहे सर। तो नहीं तो वो तो ये होगा कि बिल्कुल उबला हुआ खाना है, उबली हुई सब्जी है, ऐसा खाइए। तो उसमें हंसी भी चाहिए आपको, थोड़ी सी छेड़खानी भी चाहिए। जो हमारे यहाँ कभी कभी जब हम पत्रों के जवाब दिया करते थे उसमें भी यही जो हमारा साथी जो हमारे साथ में बैठा है प्रोग्राम करने के लिए, कई बार उसी के साथ में वो छेड़खानी हो जाते, बहुत मजाक में। उससे प्रोग्राम में एक मिठास आती थी, एक रंग आता था। और फिर लोगों के से चिट्ठियां आती थी। मुझे याद है कि मैं एक घटना जरूर बताना चाहूंगा कि उन दिनों जी हेलो फरमाइश जो लोग बहुत सुनते थे, एक अ, श्रीमती डॉली वाधवानी उनका नाम है। वो मेरे ख्याल से हांगकांग या बैंकॉक में, मुझे याद नहीं, वहां कहीं रहती थी वो मुझसे मिलने आई थी। वो मेरा प्रोग्राम जो है उन दिनों रिकॉर्ड करती थी और बांद्रा में, उनकी सहेली बांद्रा में रिकॉर्ड करके उनको वहां भेजती थी। वहां से वो उस कैसेट को लंदन में, अपनी एक फ्रेंड है उसको कैंसर हो गया था, उसके पास भेजती थी। तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम मेरे को, मुझे सुनने के बाद में अब मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो वो नियमित रूप से वो कैसेट हर हफ्ते वो रिकॉर्ड होता था प्रोग्राम, वो देखिए अपने लेवल पे, और उसको रिकॉर्ड करके वो कुरियर से अपनी फ्रेंड को भेजती थी। तो ये रेडियो की ताकत है। जैसे इसके पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया कि वो महिला है जिन्होंने हमारा त्रिवेणी कार्यक्रम सुना, ये ताकत है। तो कभी जब करगिल का समय था, मुझे याद है जयपुर के हॉस्पिटल से फोन आया मेरे पास में, और बहुत सारे मतलब मैं बात करूं, हाँ बताइए, उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा आपको क्या हुआ है? भाई मुझे 3 गोलियां लगी हैं, एक कमर में, 2 पाँव में लगी हैं। अच्छा, अब बस आपसे बात होगी, मुझे बस इसकी खुशी है। फिर दूसरा जो है, मुझे गर्दन में लगी है, मुझे यहाँ चोट लगी है, मेरा पाँव कट गया है। लेकिन कमल जी आपने बात कर ली, बस इससे बड़ी खुशी की बात क्या है, हमें लगता है बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है। तो मैंने कहा अब इसके बाद में अब क्या, अब आपसे बात होगी, अब आप कहिए, हम फिर से लौटने चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं तो एक बहुत ही अदना सा आदमी हूँ, मेरी कोई क्या भूमिका, लेकिन उस कार्यक्रम की भूमिका इतनी बड़ी थी कि जो लोगों को चार्ज कर देता था, उनको नई ऊर्जा से भर देता था, खासतौर से हमारे फौजियों को। और जब हम लोग, हमारी विविध भारती की टीम जैसलमेर गई, तो वहां पर हम तमाम फौजियों से वहां मिले, उनका जो रिस्पांस था, हम सबसे मिलकर के बीएसएफ के जवानों से हम वहां मिले। और पूछिए मत, विविध भारती के लिए उनकी जो मोहब्बत थी, जो प्यार था हम लोगों के लिए, वो वहां जो देखने को मिला, लगा कि हम बहुत कुछ मिल गया हम सबको। मुझे लगा कि क्योंकि ये ना एक तरफा संवाद हो रहा है भाई साहब, तो चलिए चलिए, ठीक है, मैं खत्म करते अब हैं। जी अपने जी मित्रों से अब अनुमति लेता हूं। अब आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बीच बीच में मैं क्षमा चाहूंगा कि आज थोड़ा सा इसमें कुछ व्यवधान आ गया थोड़ा सा, और मैं चाहता हूं कि कमल जी के साथ हम एक और सेशन किसी दिन और रखेंगे। अब आपसे अनुमति चाहते हैं नमस्कार। कमल जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मित्रों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि थे श्री कमल शर्मा मुंबई से, जिनसे हम उनके जीवन के बारे में, और विशेषकर जो आकाशवाणी में उनका विशेष योगदान रहा है आवाज़ की दुनिया में, उसको हम यहाँ पर आपके सामने, वे खुद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। थोड़ी बहुत बीच बीच में, हालांकि शुरू में ये कार्यक्रम कुछ देरी से हम आपके समक्ष ला पाए, कोई तकनीकी थोड़ी सी समस्या रही, और बीच बीच में भी थोड़ा सा परेशानी रही। लेकिन कार्यक्रम में कमल जी से हमने बातचीत की, और उनके जो अनुभव हैं, और उनके जो उनकी जो कार्यशैली रही है,
जितने वर्षों की सेवा उन्होंने आकाशवाणी में दी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने, जैसे उन्होंने स्वयं कहा और जैसे मेरी जानकारी है, बहुत सारी जो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज है उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, बुलंद आवाज़ जो उनकी जानी पहचानी आवाज़ है, वो उन्होंने उनमें दी। तो इसलिए मैं कमल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में जो हमारे साथ मित्र जुड़े इस बीच में, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।